हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रमोद कुशवाहा। देखिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स लाता रहता हूं और आज भी मैं एक बहुत ही अच्छे शानदार टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूं आपके सामने। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो अक्सर स्टूडेंट्स की समझ से बाहर रहता है, स्टूडेंट्स के ऊपर होके निकल जाता है। ये टॉपिक उन बच्चों को समझ में नहीं आता है। इस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। क्या नाम है? सिंथेसिस। और ये इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर में द टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है सिंथेसिस। तो आज हम इसी कठिन गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको हर चीज बड़ी ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जब समझाता हूं तो बड़ी ही बारीकी से हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलता हूं और आपका टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम जैसा कि अभी आपको बताया क्या है? सिंथेसिस। जोर से बोलिएगा। सिंथेसिस। वेरी गुड। सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। अब इस सिंथेसिस नामक टॉपिक में हमें करना क्या है, पहले वो समझते हैं। इस सिंथेसिस नामक टॉपिक में हमारे पास दो या दो से अधिक वाक्य दिए जाएंगे जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। हमें उनको जोड़ना है और जोड़ करके उनसे एक वाक्य बनाना है। कैसा वाक्य बनाना है? एक वाक्य। ठीक है, 2 वाक्य हैं, 3 वाक्य हैं, 4 वाक्य हैं, उन सबको जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। इसी को कहते हैं हम सिंथेसिस। क्या कहते हैं? सिंथेसिस। ठीक है भाई। अब यहाँ पर कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे, पहले उनके बारे में समझते हैं और किस किस तरीके के वाक्य हमें बनाने हैं। तो देखिए, हमें बनाने हैं 3 तरीके के वाक्य। हमें बनाने हैं 3 तरीके के वाक्य। एक तो हमें सिंपल वाक्य बनाने हैं, एक हमें कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाने हैं और तीसरे हमें कंपाउंड वाक्य बनाने हैं। ठीक है, सिंपल बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने हैं और कंपाउंड बनाने हैं। राइट। और जिनसे बनाना है वो सिर्फ कैसे होंगे? सिंपल। यानी आपके सामने 2 वाक्य लिखे हुए हैं। राइट। 1 + 1। ठीक है, तो ये वाक्य भी सिंपल होगा। राइट। और ये वाक्य भी सिंपल होगा। राइट। 3 वाक्य लिखे हैं तो ये भी सिंपल होगा। यानी आपको जिन वाक्यों को जोड़ना है वे सभी के सभी वाक्य कैसे होंगे? सिंपल। और जोड़ करके जो बनाने हैं वो सिंपल बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने हैं और कंपाउंड बनाने हैं। कहने का मतलब यही हुआ, आपको हमेशा जोड़ने कैसे वाक्य हैं? सिंपल। और बनाने कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के वाक्य। सिंपल वाक्य, कॉम्प्लेक्स वाक्य और कंपाउंड वाक्य। जोड़ने कैसे हैं? सिंपल सिंपल सिंपल। हमेशा कैसे वाक्य जोड़ने हैं? सिंपल सिंपल सिंपल। सिर्फ सिंपल जोड़ने हैं और बनाने हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी कि सर ये सिंपल वाक्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस? तो देखिए, बहुत आसान है कि अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस पहचानना है, कौन सा सेंटेंस पहचानना है? सिंपल सेंटेंस। हमारे पास लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो सिंपल है या नहीं, इसके लिए आपको एक शब्द सीखना पड़ेगा जिसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। देखिए, यूं तो आपके सामने जितनी भी वर्ब लिखी होती हैं, आपने आज तक हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ा या फिर मेन वर्ब के नाम से पढ़ा। किसके नाम से? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। इन्हीं वर्बों को हम आगे चल करके फाइनाइट वर्ब कह देते हैं या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब कह देते हैं। लेकिन कब कहेंगे फाइनाइट और कब कहेंगे नॉन फाइनाइट, ये समझना जरूरी है। राइट। यस सर। तो देखिएगा कि अगर कोई भी वर्ब बदल रही है, ठीक है, अगर मैं इसको लिख लूं चेंजेबल, क्या लिख लूं? चेंजेबल। यानी बदलने योग्य, बदलने वाली। ठीक है, तो जो वर्ब बदलती है
उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी वर्ब जो बदल रही हो, राइट, क्या कर रही हो, बदल रही हो, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब बदलेगी किससे, या तो बदलेगी ये सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर बदलेगी ये टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। तो ऐसी कोई भी वर्ब, ऐसी कोई भी वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक वाक्य लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, दे ईट फूड, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। इसमें वर्ब क्या है आपकी, ईट। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। इंटर वाले स्टूडेंट इतना तो समझ सकते हैं, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। अब मैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कर लिया यहाँ पर ही, क्या कर लिया, ही। तो आप मुझे बताएं क्या इस ईट के अंदर कोई बदलाव होगा, Yes, sir. जरूर होगा। तो ही के साथ इस वर्ब में क्या लग जाएगी, S। क्या लग जाएगी, S। अब देखा आपने, पहले ईट थी और अब क्या हो गई, ईट्स। Eats। लेकिन ये बदली कब, जब हमने सब्जेक्ट को बदला। किसको बदला, सब्जेक्ट को। भाई हम जानते हैं दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब बदलेगी उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, दे होने से ईट है और ही होने से ईट्स है। अब हम इसका टेंस ले जाते हैं पास्ट में। कहाँ ले जाते हैं भाई, पास्ट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने कर दिया ही, राइट, और यहाँ लिख दिया फूड। अब मुझे बताएं, ईट्स में कोई बदलाव होगा, आपने कहा सर होगा। क्या होगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। तो ईट का सेकेंड फॉर्म हो गया एट। क्या हो गया, एट। आपने देखा प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से ईट, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से ईट्स, और टेंस बदलने पर एट। क्या हो गई, एट। बदल रही है। Yes, sir. जो बदल रही है वो क्या होगी, फाइनाइट वर्ब। चलो मैं एक और वाक्य लिखता हूं। मैंने लिखा, आई एम अ टीचर। क्या लिखा, I am a teacher। ठीक है। आई, यहाँ वर्ब क्या है, एम। वर्ब क्या है, एम। एम। चलो मैं चेंज करता हूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शी, ठीक है, फिर लिखना अ, और ये लिख लेता हूँ टीचर। अब मुझे बताएं, यहाँ पर कोई बदलाव होगा, Yes, sir। बिल्कुल होगा। आई के साथ एम और शी के साथ इज। Is। तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं एम और इज कैसी वर्ब हैं, फाइनाइट वर्ब। इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब हैं, लेकिन हम हमेशा नहीं कह सकते कि ये फाइनाइट वर्ब हैं, राइट। यस सर। हमें ये पता करना पड़ेगा वाक्य में लगाने के बाद। जैसे हम सब्जी को दूर से देख के नहीं बता सकते ये टेस्टी है या नहीं है, हमें पता चलेगा खाने के बाद। यस और नो, Yes, sir। हम किसी इंसान को नहीं बता सकते देख के कि ये ईमानदार है ये बेईमान है, हमें पता चलेगा उस आदमी से संपर्क में आने के बाद, उससे व्यवहार करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ डीलिंग करेंगे, तभी तो पता चलेगा वो आदमी ईमानदार है या बेईमान है। तो जैसे इंसान के गुण हमें उसके साथ रहने से पता चलते हैं, सब्जी का गुण हमें उसे खाने के बाद पता चलता है, ठीक उसी तरीके से हमें सेंटेंस को पढ़ने के बाद, यानी वर्ब को सेंटेंस में लगाने के बाद ही पता चलेगा ये फाइनाइट है या नहीं है, राइट। हमने क्या किया, यहाँ ईट को पहचान लिया ये फाइनाइट वर्ब है, एम और इज को पहचान लिया ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट के साथ एक ही बात याद रखें, जो बदलती है, जो वर्ब बदलती है दो चीजों के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब इसका विलोम होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसका विलोम होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। इसका विलोम क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन का मतलब होता है नहीं, और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, बदलती है। तो नहीं बदलती है जो वर्ब
नहीं बदलती नहीं है। बदलती है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार। उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, नहीं बदलती है। ऐसी वर्ब जो कभी नहीं बदले, नहीं बदलती है, जो वर्ब कभी नहीं बदलती है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो बदलती है उसे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात है। यस सर, यस सर। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आप देखिएगा, आपको यहाँ पर दो वर्ब दिखाई दे रही हैं। एक वर्ब है लाइक और दूसरी वर्ब है प्ले। ऐसा आपने बचपन से पढ़ा है, लाइक और प्ले ये क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। तो ये दो वर्ब दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्या ये दोनों फाइनाइट हैं। हमें समझना पड़ेगा क्या ये दोनों नॉन फाइनाइट है, या एक फाइनाइट है या एक नॉन फाइनाइट है। हमें समझना पड़ेगा ये कैसी वर्ब है। तो देखिए, हमने सब्जेक्ट को बदला, यहाँ पर ही लिखा। ही लिखते ही यहाँ क्या हो गया? लाइक्स। क्या हो गया? Likes। लेकिन टू प्ले जैसा था वैसा ही रहा। क्या टू प्ले पर कोई असर पड़ा? No, sir। नहीं पड़ा। चलो, हमने टेंस बदला, पास्ट में ले गए, यहाँ हो गया लाइक्ड। क्या हो गया? Liked। लेकिन टू प्ले वैसा का ही वैसा रहा, वैसा का ही वैसा रहा। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ जो लाइक शब्द है, लाइक्स शब्द है, लाइक्ड शब्द है, ये तीनों की तीनों यहाँ लिखी हुई है जो वर्ब हैं, ये हैं हमारी फाइनाइट वर्ब। कैसी हैं? फाइनाइट वर्ब। लेकिन देखो, सब्जेक्ट बदल रहा है। यहाँ आई था, ही हो गया, तब भी प्ले है, और टेंस बदल गया, तब भी प्ले है। ये बदल नहीं रही है, ये वर्ब बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। इसलिए इसे कहेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो बदले वो फाइनाइट वर्ब। जो ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सी बात है। जो बदलती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर हंसली बात ये आती है कि जिस वाक्य के अंदर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, जिस वाक्य के अंदर सिर्फ एक फाइनाइट फाइनाइट वर्ब होगी, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। उसी को हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हैं, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हैं, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस नहीं नहीं कह कहेंगे। सकते। राइट? यस सर। तो अब तक जितने भी आपने टेंसेस पढ़े होंगे, राम स्कूल जाता है, मीरा खेलती है, मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, जितने भी आपने वाक्य पढ़े होंगे वो सब के सब सिंपल सेंटेंसेस थे। कैसे थे? सिंपल सेंटेंस। ठीक है। अब सिंपल क्यों थे? क्योंकि हर वाक्य में कितनी फाइनाइट वर्ब थी? एक। तो एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एक सेंटेंस है, राइट, उसमें कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी? एक। या हम ये कह सकते हैं एक फाइनाइट वर्ब है तो वो कितने वाक्य हो गए? एक सिंपल सेंटेंस। कितने? एक सिंपल सेंटेंस। अगर दो वाक्य लिखे हुए हैं तो दो वाक्य में कितनी फाइनाइट वर्ब? दो। ठीक है ना? तीन वाक्य में तीन। कौन से वाक्य में? सिंपल सिंपल सेंटेंस। यानी एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब जरूर। दो सिंपल सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब। तीन सिंपल सेंटेंस में तीन फाइनाइट वर्ब। सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं जितने सिंपल सेंटेंस होंगे उतनी फाइनाइट वर्ब होंगी। अगर 100 सिंपल सेंटेंस हैं तो फाइनाइट वर्ब कितनी होंगी? 100। सेंटेंस की जितनी गिनती होगी उतनी फाइनाइट वर्ब की गिनती होगी। जितने सिंपल सेंटेंस उतनी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो सकती है। एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो सकती है। तो जितने सिंपल सेंटेंस होंगे, जितने सिंपल सेंटेंस होंगे उतनी ही फाइनाइट वर्ब होंगी। ये जितने भी वाक्य यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं ये सभी सिंपल सेंटेंस हैं। देखिए इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब है? एक। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब? एक। सिंपल सेंटेंस हुआ। इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब? एक। सिंपल सेंटेंस हुआ। इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब? एक। ये सिंपल सेंटेंस। इसमें कितनी? एक। इसमें कितनी? एक। इसमें कितनी? एक। इसमें कितनी? एक। तो जिस वाक्य में
एक फाइनाइट वर्ब होगी वो एक सिंपल सेंटेंस होगा, राइट। यस सर। नॉन फाइनाइट सर कितनी होनी चाहिए, कितनी भी लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। नॉन फाइनाइट आप 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनाइट वर्ब सिर्फ कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर इन सभी बातों से एक निष्कर्ष पे पहुंचा। मैं निष्कर्ष पे ये पहुंचा कि सर आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस ये लिखा है, एक सिंपल सेंटेंस ये लिखा है, आपको इन दोनों को जोड़ के क्या बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कितने सेंटेंस बनाने हैं, एक। वो भी कैसा बनाना है, सिंपल। लेकिन आपके पास बताओ, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फाइनाइट वर्ब कितनी चाहिए, एक। भाई एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो फाइनाइट वर्ब कितनी चाहिए, एक चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब। जबकि हमारे पास यहाँ पर कितनी फाइनाइट वर्ब हैं, दो। तो क्या करेंगे भैया, या तो एक को हटाएंगे और अगर नहीं हटा सकते तो नॉन फाइनाइट वर्ब बनाएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। क्या कर देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। समझ में आई कुछ बात, यस सर। यानी हमारे पास देखिए एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, सीधी सी बात है। अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक फाइनाइट वर्ब। लेकिन हमारे पास 2 वाक्य लिखे हैं तो फाइनाइट वर्ब कितनी होंगी, 2 होंगी डेफिनेटली। ओके, अगर हमारे पास 3 सिंपल वाक्य लिखे हुए हैं, 3 सिंपल वाक्य लिखे हुए हैं तो फाइनाइट वर्ब भी कितनी होंगी, 3। और हमें जोड़ करके बनाना है एक, तो हमें चाहिए कितनी, एक चाहिए भाई। अब एक फाइनाइट वर्ब हमें चाहिए एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो बाकी ये 2 का अचार डालेंगे, नहीं अचार नहीं डालेंगे, बाकी की 2 को अगर हट जाएंगी तो क्या करेंगे, हटा देंगे। और अगर नहीं हटी तो उनको हम नॉन फाइनाइट बना देंगे। क्या कर देंगे, नॉन फाइनाइट बना देंगे। सीधी सी बात है, क्या कर देंगे, नॉन फाइनाइट बना देंगे। अब नॉन फाइनाइट कितनी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। जिसमें पहला आता है आपका पार्टिसिपल, बोलो पार्टिसिपल। दूसरा आता है आपका इन्फिनिटिव, बोलो इन्फिनिटिव। ठीक है, और तीसरा आता है जेरेंट। क्या आता है, जेरेंट। यानी किसी भी वाक्य में जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, वो या तो पार्टिसिपल होगी या इन्फिनिटिव होगी या फिर जेरेंट होगी। ठीक है, यस सर। सिंपल सेंटेंस बनाने के लगभग 8 नियम हैं, जिसमें से 3 नियम ये आपके सामने लिखे हुए हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरेंट। इनके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल से नियम से स्टार्ट करूंगा। एक होता है एंड कंजंक्शन का प्रयोग करके। किस कंजंक्शन का, एंड कंजंक्शन। नंबर 1 मैंने लिख लिया, एंड कंजंक्शन, राइट। आपके पास एक कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन। ठीक है, आपको एंड का इस्तेमाल करना है। अब एंड का इस्तेमाल किस परिस्थिति में करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, ये समझना है। देखिए, जब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं मार्केट गया, ओके, मैं स्कूल गया, ओके, मैं आगरा गया, तो तीनों वाक्यों में क्रियाएं कैसी दिख रही हैं आपको, सेम क्रिया है, गया। क्या है, गया। तीनों में एक जैसी क्रिया, राइट। ठीक है, मैं आगरा गया, मैं स्कूल गया, मैं मार्केट गया। ओके, तो जोड़ना किसका है, हम एक ही वाक्य में कह सकते हैं ना, मैं स्कूल कॉमा मार्केट और आगरा गया। तो और की इंग्लिश क्या होती है सर, एंड होती है। मैं एक और वाक्य ले लेता हूँ, राधा ने सेब खाया, राधा ने आम खाया। सर दोनों को एंड से जोड़ सकते हैं, राधा ने सेब और आम खाया। भाई क्रिया तो एक ही है ना, यस सर। क्या है, खाया। तो 2 सिंपल वाक्य थे, दोनों में एक क्या थी, फाइनाइट वर्ब। हमने एक को अगर हटा सकते हैं तो क्या कर दिया, हटा दिया कि नहीं। तो मैं लिख के समझाता हूँ आपको, ठीक है, तब समझ में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राधा, क्या लिखा है, राधा
ईट्स, राधा ईट्स एन एप्पल, राधा क्या खाती है? एप्पल खाती है। ओके, फिर दूसरा वाक्य लिख लिया मैंने, शी ईट्स अ पपाया, वो एक पपाया खाती है। पपाया मतलब पपीता। राधा सेब खाती है, राधा पपीता खाती है। हमारे सामने कितने वाक्य लिखे हैं? दो। और दोनों ही वाक्य सिंपल हैं, दोनों ही वाक्य सिंपल है। वो कैसे सर? अगर एक ही वर्ब दिखाई दे रही है तो समझ लेना वो सिंपल ही वाक्य है, ज्यादा 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है उसमें। अब आप देख लेते हैं, यहाँ पर दे लगा के देख लो क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर वी लगा के देख लो क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। तो हमें इसी से पता चल गया ये कैसे वाक्य हैं? सिंपल। अब हमें इन दोनों को जोड़ के एक सिंपल वाक्य बनाना है। कितने सिंपल वाक्य बनाने हैं? एक सिंपल वाक्य। तो सर मुझे बताएं, एक सिंपल वाक्य के लिए हमें कितनी फाइनाइट वर्ब चाहिए? एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, जबकि हमारे पास कितनी है? दो। एक ये रही, एक ये रही। दोनों कैसी हैं? एक जैसी। मैथ की भाषा में जब एक जैसा मिलता है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन। या ये कह सकते हैं, अभी मैंने समझाया, अगर हटा सके तो क्या कर दो? हटा दो, और नहीं हटा सके तो नॉन फाइनाइट बना दो। तो हटा सकते हैं तो हटा देंगे। तो राधा ईट्स, यहाँ से हटा देते हैं इसको, ईट्स। और क्योंकि सी भी हटना है, सी क्यों हटना है? क्योंकि ये किसके लिए है? राधा के लिए। तो ये पूरा हट जाएगा इतना। राधा ईट्स एन एप्पल, राधा एक एप्पल खाती है। और क्या खाती है? एंड अ पपाया। तो एंड का प्रयोग कर लिया हमने, एंड कंजंक्शन का। तो मैंने बोला राधा ईट्स एन, बोलो, एप्पल एंड पपाया। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई साहब, ये यहाँ पर आपने समझ लिया कि राधा एक तो सेब खाती है और एक पपीता खाती है। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के हमने कितने सिंपल सेंटेंस बना लिए? एक। हमें कैसे पता चला एक बन गया सर? ये एक बन गया। देखिए एक फाइनाइट वर्ब है या नहीं? यस सर। एक सिंपल सेंटेंस हुआ, एक फाइनाइट वर्ब है तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ। क्लियर, नॉट क्लियर? यस सर। दूसरा प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। नियमों के चक्कर में उलझे तो नहीं है? नो सर। ठीक है। दूसरा प्रयोग है नाउन से पहले। किससे पहले सर? नाउन से पहले। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाकर। क्या लगाकर? एडजेक्टिव लगाकर। ठीक है, आप क्या बना सकते हैं? सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन से पहले क्या लगाकर? एडजेक्टिव लगाकर आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। क्या लगा करके? नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा नाउन क्या होती है, फिर हमें ये भी समझना पड़ेगा एडजेक्टिव क्या होती है। तो नाउन इस दुनिया की सभी चीजें, इस दुनिया की सभी चीजें नाउन है। ऐसा आप अभी फिलहाल के लिए छोटे से तौर पे मान सकते हैं। दुनिया की सभी चीजें, इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, जगह, सभी क्या है? नाउन है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? अब इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके अंदर कोई ना कोई तो खूबी होगी, कोई ना कोई बुराई होगी, कोई ना कोई अच्छाई होगी। उन्हीं अच्छाइयों को, उन्हीं बुराइयों को, उन्हीं खूबियों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। बोर्ड के अंदर खूबी है, ये सफेद है। कैसा है? सफेद। बालों के अंदर खूबी है, ये काले हैं। कैसे हैं? काले। तो ये एडजेक्टिव हैं। बाल एडजेक्टिव नहीं है, काला शब्द जो मैंने बोला काला, ये है एडजेक्टिव। सफेद ये है एडजेक्टिव। कमरा बड़ा है, बड़ा शब्द क्या है? एडजेक्टिव। छोटा, छोटा शब्द क्या है? एडजेक्टिव। और अगर आप नहीं पहचान पाते तो एक ट्रिक है, कैसा, कैसी, कैसे। आप जब से सवाल करोगे कि कोई भी इंसान कैसा है, कोई जगह कैसी है, कोई वस्तु कैसी है, तो आंसर में एक निकल के आ जाएगा एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला राधा लंबी है, राधा कैसी है? लंबी है। लंबी शब्द क्या है? एडजेक्टिव। राइट? यस सर। ओके। मैंने बोला वह मोटा है, वह कैसा है? मोटा। मोटा शब्द क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है।
ओके, मेरा पेन महंगा है, कैसा है? महंगा। महंगा शब्द क्या हुआ? Adjective। ओके, उसके सेब सड़े हुए हैं, कैसे हैं? सड़े हुए। तो सड़े हुए क्या है? Adjective। तो आप एडजेक्टिव पहचान सकते हैं अब। तो एडजेक्टिव को कहाँ लगाना है आपको? नाउन से पहले। एडजेक्टिव को कहाँ लगाना है? नाउन से पहले। एडजेक्टिव को कहाँ लगाना है? नाउन से पहले। नाउन से पहले लगा करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन फाइनाइट वर्ब कितनी लगानी है? सिर्फ एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब मत लगा देना। अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब लगा दें तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो सर वो क्या होगा? वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कंपाउंड होगा। या तो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कंपाउंड होगा। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं बाद में सीखेंगे, पहले सिंपल तो क्लियर हो जाए। राइट, चलो तो हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। इट इज कॉस्टली, इट इज कॉस्टली, वो महंगा है। मेरे पास एक पेन है, वो महंगा है। तो भाई साहब कैसा पेन है? महंगा। महंगा। तो ये जो महंगा शब्द है ये किसकी खूबी बता रहा है? पेन की। पेन की। किसकी? पेन की। तो इसको यहाँ से हटाएंगे और ठीक पेन से पहले लगाएंगे। अब सर हमारे पास कितने वाक्य हैं ये बताओ पहले। दो। तो इसका मतलब दो क्या होंगी? फाइनाइट वर्ब। क्योंकि मैंने बताया था जिन वाक्यों को हम जोड़ेंगे वो कैसे होंगे? सिंपल। सिंपल। ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। क्यों है सिंपल सेंटेंस? क्योंकि दोनों के अंदर एक फाइनाइट वर्ब है। देखिए इसके अंदर क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और इसके अंदर क्या है? इज। देखो यहाँ पर ही लगा लो क्या हो जाएगा? Has। यहाँ पर दे लगा लो क्या हो जाएगा? आर। हो जाएगा ना? बदल रही है। तो बदलने वाली वर्ब कौन सी वर्ब होती है सर? फाइनाइट वर्ब। होती हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ये समझ लेना कि प्रमोद सर से पढ़ाना नहीं आता है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि प्रमोद सर पढ़ाएं और समझ में ना आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राइट, तो ये बताएं हैव कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। इज कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। राइट, Yes, अब sir। हमें चाहिए कितनी फाइनाइट वर्ब? एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। राइट, कितनी चाहिए? एक फाइनाइट तो वर्ब। इसका मतलब है एक को या तो हटाएंगे या फिर नॉन फाइनाइट बनाएंगे। पहले हिंदी में जोड़ के देख लेते हैं। मेरे पास एक पेन है, वो महंगा है। मेरे पास एक पेन है, वो महंगा है। तो हमें सीधा सीधा जोड़ने में समझ में आ रहा है। मेरे पास एक महंगा पेन है। तो कौन सी हटती हुई नजर आई? दूसरी नजर आई ना? Yes, sir। इट किसके लिए? पेन के लिए। सर जब हमने पेन लगा लिया तो इट की क्या जरूरत है? और सर जब इट हटेगा तो इज अपने आप हट जाएगा। तो सेंटेंस बचा आई हैव अ कैसा पेन? कॉस्टली पेन। कॉस्टली पेन। आई हैव अ कॉस्टली पेन। क्लियर? Yes, sir। ये दूसरा नियम समझ में आया? Yes, sir। ठीक है, नाउन से पहले हमने क्या लगाया? एडजेक्टिव। अगला नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगले नियम की तरफ, नियम नहीं समझने की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि आपको क्या करना है? एक नाउन को, किसको? नाउन को। नाउन को या फिर एक फ्रेज को, या तो एक नाउन को या फिर फ्रेज को दूसरे किसी नाउन के अपोजिशन में लगाना है। कहाँ पर लगाना है? अपोजिशन में। ठीक है, यानी आपके पास वाक्य में एक नहीं दो नाउन दी जाएंगी। कितनी नाउन दी जाएंगी? दो नाउन। ठीक है, अगर नाउन दो नहीं दी गई तो एक नाउन दी जाएगी और एक फ्रेज दिया जाएगा, और उसको कहाँ लगाना है? अपोजिशन में। अब सर ये मटेरियल समझ में नहीं आया, बहुत आसान सी भाषा में समझेंगे कि देखिए आपके पास वाक्य में एक नाउन दी है। क्या कर दी है? नाउन। एक नाउन। आपके पास दूसरी ही नाउन उसी नाउन से के लिए दी होगी, उसी नाउन के लिए दूसरी जुड़ी हुई नाउन दी जाएगी। तो इस नाउन के बगल में कॉमा लगाएंगे और इस नाउन को चिपका देंगे। राइट, एक नाउन के बगल में दूसरी नाउन को लगा देंगे। अगर नाउन नहीं मिली तो फ्रेज को लगा देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir। नाउन नहीं मिली तो फ्रेज को लगा देंगे। सर ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज की हिंदी समझ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। यानी वाक्य का अंश।
अंश मीन्स क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा। ओके, वाक्य में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। अगर हम शब्दों से बनता है, ये 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, 4 शब्दों से मिलकर के जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हम फ्रेज कह देते हैं। ये वाक्य नहीं होता, ये क्लॉज भी नहीं होता। वाक्यांश का मतलब है ये ना तो इसके पास सब्जेक्ट होगा, ना इसके पास खुद की वर्ब होगी। जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो ये वाक्य कैसे हो गया? वाक्य तो नहीं है। वाक्य का क्या होगा? टुकड़ा। जैसे आपने बहुत सारे शब्द लगाए होंगे आज तक। इन द मॉर्निंग लगाया है, यस सर, एट नाइट यस सर, लगाया है, ऑन द टेबल। यस सर। ये फ्रेज होते हैं। कुछ क्या होते हैं? ये फ्रेज होते हैं। तो ऐसे ही इसमें आपको क्या मिलेंगे? फ्रेज मिलेंगे। तो नाउन को या फिर फ्रेज को लगाना है किसमें? अपोजिशन में। अब अपोजिशन क्या होता है? आपने सुना होगा अपोजिशन पार्टी, ठीक है। जैसे अभी सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी की अपोजिट पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो उसके खिलाफ रहती है हमेशा, जो उसके विरुद्ध में बोलती है, उसके सामने से बोलती है, तो दूसरी पार्टी होगी कोई ना कोई, राइट। कांग्रेस है फिलहाल तो अपोजिशन में, राइट। जब लोकसभा में बैठती हैं दोनों पार्टियां, तो एक बीजेपी होगी जो सत्ता में है और दूसरी कौन होगी? कांग्रेस, ठीक है, जो सत्ता में नहीं है। तो एक पार्टी जो सत्ता में है वो तो है ही गवर्नमेंट, वो तो शासन चला ही रही है। दूसरी पार्टी को कहते हैं अपोजिशन पार्टी। क्या कहते हैं? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी। दूसरी को क्या कहते हैं? अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन का मतलब होता है सामने, या फिर कह सकते हैं बगल में, राइट। सामने, वैसे इसका मतलब होता है। तो एक नाउन है, उसके बिल्कुल सामने आपको कॉमा लगा करके दूसरी नाउन को और फ्रेज को लगाना है, ठीक है। क्लियर, नॉट क्लियर? यस सर। चलो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। किससे? एग्जांपल से। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि ये क्लीन हो सके, राइट। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है नाउन को, फ्रेज को नाउन के अपोजिशन में लगाकर, यानी आपके पास एक नाउन है और दूसरी नाउन है, उसको अपोजिशन में लगाना है, जैसा भी समझाया है। तो आगे एक सेंटेंस से समझते हैं एग्जांपल से। जैसे यहाँ लिखा है हमारे पास, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज अ बॉय। राहुल एक लड़का है, राइट। He is a great patriot. He is a great patriot. Patriot means क्या होता है? देशभक्त। Patriot, patriot means देशभक्त। राहुल एक लड़का है, वो एक महान देशभक्त है। कैसा देशभक्त है? महान देशभक्त है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर राहुल के लिए 2 बात कही गई हैं। राहुल के लिए 2 बात कही गई हैं। क्या बात कही गई है? एक तो राहुल क्या है? अ बॉय है। दूसरी बात क्या कही है? अ ग्रेट पैट्रियट, ठीक है ना, अ ग्रेट पैट्रियट। या फिर चलो हम बॉय की जगह पे दूसरा शब्द ले लें, राहुल इज अ स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। राहुल एक स्टूडेंट है, वो एक महान देशभक्त है। तो आप चाहें तो इसे, ये क्या है? नाउन, तो इस नाउन को इस राहुल के बगल में लगा सकते हैं, या फिर देखिए 3 शब्दों से मिलके बना 1 2 3, तो ये क्या होगा? एक फ्रेज होगा। इस फ्रेज को क्या लगा सकते हैं? इस राहुल के बगल में लगा सकते हैं। आपकी जो मर्जी है, जिसको मन करे उसको लगा लो। किसको लगाना चाहेंगे? अ ग्रेट पैट्रियट को लगा लेते हैं। तो लिख लिया हमने राहुल कॉमा अ ग्रेट पैट्रियट, अ ग्रेट पैट्रियट, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, राइट, यहाँ कॉमा और फिर एक और कॉमा लगाएंगे। ये हो गया हमारा नाउन, और ये लग गया कहाँ पर? अपोजिशन में। ये हमारा क्या है? नाउन, और ये सारे शब्द कहाँ पर लग गए? अपोजिशन में, यानी बगल में लग गए इसके, ठीक है, सामने लग गए, इसके खिलाफ, ठीक है, खड़े हैं सामने। भाई कोई खिलाफ होगा तो आमने सामने से ही तो होता है मटेरियल, ठीक है। तो राहुल अ ग्रेट पैट्रियट, बचा क्या? इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास कितनी वर्ब रह गई? एक रह गई हमारे पास, यहाँ 2 थी, एक इज थी और एक यहाँ इज थी।
जब हमने इसको यहाँ लगाया तो इस ही और इसका कोई मैटर रहा No, नहीं सर, ये कैंसिल हो गई। जब ये हट गई तो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब रह गई। कितनी फाइनाइट वर्ब? एक फाइनाइट वर्ब। और एक फाइनाइट वर्ब से कितने सिंपल वाक्य बनते हैं? एक सिंपल वाक्य बनता है। क्लियर नॉट क्लियर? Yes, sir. तो हम कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। तो ले लिया, गांधी जी was a great leader. गांधी जी was a Great leader. great leader. He was called बापू। He was called बापू। बापू। ठीक है। गांधी जी एक महान नेता थे, उनको बापू कहा जाता था। उनको बापू कहा जाता था। आप चाहें तो इसमें इज भी लगा सकते हैं, उनको बापू आज भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस लिख लिए मैंने। अब गांधी जी के लिए यहाँ पर क्या आया? एक फ्रेज, अ ग्रेट लीडर। गांधी जी के लिए एक क्या आया है? अ ग्रेट लीडर। गांधी जी क्या थे? अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। ठीक है। अब मैं इसको कहाँ लगाऊं? गांधी जी के बगल में। गांधी जी के लिए तो ये बात आई है। Yes, sir. तो मैंने बोला गांधी जी कॉमा अ ग्रेट लीडर। गांधी जी जो कि एक महान नेता थे, कॉमा। अब मुझे बताओ, ये लीडर मैंने यहाँ उठा के लगा लिया तो इस बॉज का कोई मतलब रहा? No, sir. कैंसल। जिसका कोई मीनिंग नहीं वो कैंसल। ये ही किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए। तो ये ही भी कैंसल। राइट। बचा हुआ क्या है? लिख लीजिए, was called बापू। was called बापू। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई? No, sir. तो ये आपका ये जो ए ग्रेट लीडर लगा हुआ है, ये कहाँ पर लगा हुआ है? अपोजिशन में। कहाँ पर लगा हुआ है? Opposition में। यानी बगल में। किसकी बगल में? नाउन के के बगल में। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? No, तो sir. आज आपने कितने नियम सीख लिए इसके? 3। पहला क्या था? एंड का प्रयोग करके, दूसरा था एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और तीसरा था नाउन इन अपोजिशन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन। यानी या तो नाउन को अपोजिशन में लगाना है या फिर फ्रेज को अपोजिशन में लगाते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें एक एक चीज बारीकी से समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।